दोस्तों आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई नोवेल चोखेर वाली मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका मतलब होता है आँख का कांटा, जहाँ पर विनोदिनी नाम के एक विधवा औरत के जीवन की कहानी को दर्शाया गया है, जो दुनिया के रस्मो रिवाज को तोड़ के एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता बनाती है, जो कि तब के समाज में एक विधवा औरत के लिए गुनाह माना जाता था। तो आखिर कौन थी ये विनोदिनी, चलिए जानते हैं आज के कहानी के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में जमींदार घर की विधवा राजलक्ष्मी को दिखाया जाता है, जो अपने एक लौते बेटे महेंद्र को शादी के लिए एक लड़की की तस्वीर दिखाती है, जिस लड़की का नाम था विनोदिनी, जो देखने में बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी थी। लेकिन तब के समाज में पढ़ी लिखी औरत को ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था, इसीलिए पसंद होने के बावजूद महेंद्र विनोदिनी से शादी करने के लिए मना कर देता है। अपने बेटे के फैसले से राजलक्ष्मी बहुत ही निराश होती है और इस रिश्ते को अपने विधवा ननद के बेटे बिहारी बाबू के लिए भेज देती है। बिहारी बाबू और महेंद्र बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों ने एक ही साथ पढ़ाई भी की थी। बिहारी बाबू के परिवार के ऊपर राजलक्ष्मी का बहुत ही एहसान था, इसीलिए बिहारी बाबू को लगता था महेंद्र की हर ठुकराई हुई चीज उन्हें मिलती है, और इसी के लिए बिहारी बाबू बिना तस्वीर के देखे ही शादी के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद विनोदिनी की शादी महेंद्र के दूर के रिश्तेदार के साथ हो जाती है, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए कुछ ही दिनों में विनोदिनी विधवा हो जाती है। वही दूसरी तरफ बिहारी बाबू के लिए उनकी दूर की रिश्तेदार आशालता का रिश्ता आता है, जिसे देखने के लिए बिहारी बाबू का दोस्त महेंद्र भी जाता है। लेकिन यहाँ पर भी बिहारी बाबू को निराश होना पड़ता है, क्योंकि महेंद्र को आशालता पसंद आ जाती है और महेंद्र आशालता से शादी करके अपने घर में लाता है और दोनों दोस्तों के बीच दरारें आ जाती है। महेंद्र और आशालता अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत ही उपभोग कर रहे थे, जिसके वजह से महेंद्र का कामकाज में एकदम ही मन नहीं था। लेकिन ये सब चीजें महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी को एकदम ही पसंद नहीं आता है, और इसीलिए राजलक्ष्मी घर के चाबी को फेंक के कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके में जाने के बाद राजलक्ष्मी की मुलाकात विनोदिनी से होती है। विनोदिनी को विधवा के हालत में देखने के बाद राजलक्ष्मी को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि एक दिन इसी विनोदिनी को वो अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जिसके बाद विनोदिनी भी अपनी जी जान से राजलक्ष्मी की सेवा करती है, जिसे देखने के बाद राजलक्ष्मी बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उन्हें जो मान सम्मान आशालता की तरफ से मिलना चाहिए था वो विनोदिनी की तरफ से मिल रही थी, और विनोदिनी ने राजलक्ष्मी का दिल जीत लिया था। इसी के बीच एक दिन विनोदिनी के हाथ महेंद्र की लिखी हुई एक चिट्ठी लगती है, जिसको महेंद्र ने बिहारी बाबू के लिए लिखा था, लेकिन डाकिया गलती से राजलक्ष्मी के पास वो चिट्ठी छोड़ गया था। चिट्ठी के अंदर महेंद्र ने अपने दोस्त बिहारी बाबू को जलाने के लिए अपनी बीवी आशालता के बारे में बहुत ही अच्छी बातें लिखा था, जैसे उसके हाथों का स्पर्श बहुत ही मुलायम है और उसके सभी शरारतें छोटे बच्चे की तरह है। जिसे पढ़ने के बाद विनोदिनी के दिल में भी एक तूफान आता है, उसके दिल और दिमाग के अंदर एक कश्मकश शुरू हो जाती है। इसीलिए विनोदिनी के दिल में उस आदमी को देखने के लिए इच्छा जागती है, जिस आदमी ने उसे ठुकराया था। इसीलिए राजलक्ष्मी के एक बार बोलने से ही वो कलकत्ता जाने के लिए राजी हो जाती है। कलकत्ता आने के बाद विनोदिनी की मुलाकात आशालता से होती है, जो स्वभाव में बहुत ही भोली और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए दोनों के अंदर बहुत ही जल्दी दोस्ती हो जाती है, और आशालता से बात करते हुए विनोदिनी उनके कमरे तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे उन दोनों की एक तस्वीर मिलती है। बातों ही बातों में विनोदिनी को पता चलता है अलमारी के अंदर रखे हुए किताबों के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, और इसीलिए विनोदिनी एक कागज के अंदर नेप्थोलिन लिख के महेंद्र को देने के लिए कहती है। विनोदिनी ने जानबूझ के ये चीज किया था ताकि वो महेंद्र के नजरों में आ सके, और ऐसा होता भी है, क्योंकि जब भोली आशालता ने कागज को पढ़ने के लिए महेंद्र को दिया तब उसके मन में विनोदिनी को लेकर जिज्ञासा जागती है। आपको बता दूं दोस्तों, उन दिनों में एक विधवा को बहुत ही कठोर जीवन जीना पड़ता था, जैसे कि जमीन पे सोना, मांस मच्छी को हाथ न लगाना, और सिर्फ इतना ही नहीं, चाय तक पीना मना था, जो विनोदिनी को एकदम ही पसंद नहीं था। वो समाज के इन नियमों से मुक्त होना चाहती थी। इसी के बीच एक दिन विनोदिनी की मुलाकात बिहारी बाबू से होती है। विनोदिनी के रूप और गुण को देख के बिहारी बाबू हैरान हो जाते हैं और अपने गलती को महसूस करते हैं, जब उन्होंने बिना देखे ही विनोदिनी के रिश्ते को मना कर दिया था। इसीलिए बिहारी बाबू विनोदिनी की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके बाद से जमींदार परिवार में बिहारी बाबू का आना जाना बढ़ने लगता है। वही दूसरी तरफ दिन बीतता जाता है और विनोदिनी को आशालता के ठाट बाट को देख के जलन होने लगती है, क्योंकि सब कुछ था उसके पास, एक प्यार करने वाला पति, पैसा, सम्मान, सब कुछ। वही दूसरी तरफ विनोदिनी के पास था सिर्फ उसका सुनापन, और अगर महेंद्र उसे ठुकरा नहीं देता तो शायद विनोदिनी आशालता के जगह पर होती। इसी के बीच एक दिन वो चारों एक जगह पर घूमने गए, जहाँ पर विनोदिनी के साथ बिहारी बाबू की बात होती है। बिहारी बाबू एक बहुत ही समझदार और अच्छे दिल के इंसान थे, लेकिन तभी अचानक आशालता को झील के अंदर एक कमल पसंद आता है, जिसे लेने के लिए बिहारी बाबू झील के अंदर जाते हैं, और इस चीज का फायदा उठा के विनोदिनी महेंद्र के पास जाती है और कहती है उसके पाँव में कांटा घुस गया है। जिसके बाद महेंद्र कांटा निकालने में उसकी मदद करता है, और अनजाने में ही आखिरकार उसे विनोदिनी का पैर पकड़ना पड़ता है, और विनोदिनी को पता था आज महेंद्र ने पाँव पकड़ा है, कभी न कभी हाथ भी पकड़ेगा। खैर आगे हम देखते हैं, लौटते समय महेंद्र के कमर में चोट लग जाती है, जिसके इलाज के लिए बिहारी बाबू को बुलाया जाता है, और कुछ दिनों के लिए महेंद्र का चलना फिरना बंद हो जाता है। जिसके बाद महेंद्र बिहारी बाबू को जलाने
दिखाने के लिए कहता है वो कुछ दिनों के लिए आशालता और विनोदिनी के साथ घूमने जाएगा, जिसे सुनने के बाद बिहारी बाबू कहते हैं विनोदिनी को ले जाने से आशालता को बुरा लगेगा और ये चीज महेंद्र को नहीं करना चाहिए। लेकिन महेंद्र कहता है वो विनोदिनी को उसके हवाले नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि बिहारी बाबू के नियत के ऊपर उसको भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके बीवी के एक बार बोलने से अगर वो कमल तोड़ के ला सकता है तो विनोदिनी के लिए वो क्या क्या नहीं करेगा। जिसे सुनने के बाद बिहारी बाबू दुखी मन से वहाँ पर से उठ के चले जाते हैं। इसी के बीच एक दिन बिहारी बाबू के लिए फिर से एक रिश्ता आता है, जिसे सुनने के बाद रसोई में विनोदिनी की उंगली कट जाती है। लेकिन बिहारी बाबू के आने से पहले ही महेंद्र इस छोटी सी चोट के लिए विनोदिनी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जिसे देखने के बाद पहली बार राजलक्ष्मी को थोड़ा शक होता है और आशालता को अपने पति को संभालने के लिए कहती है। लेकिन विनोदिनी के दाव के आगे भोली आशालता कुछ भी कर नहीं पाती है। आगे हम देखते हैं विनोदिनी को बिहारी बाबू का लिखा हुआ एक खत मिलता है, जहाँ पर उसने विनोदिनी के प्रति महेंद्र के असली इरादे को लिखा था और इसी के साथ विनोदिनी के प्रति अपने प्रेम को भी इजहार किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि महेंद्र के कदम विनोदिनी की तरफ बढ़ चुके थे और विनोदिनी भी ईर्ष्या में अंधी हो चुकी थी। जिसके बाद खत के जरिए दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा और दोनों के अंदर शारीरिक संबंध भी शुरू हुआ। लेकिन विनोदिनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, क्योंकि उसे अब समाज के बंधनों से निकलना था, जिसके लिए उसे महेंद्र का साथ चाहिए था। लेकिन महेंद्र विनोदिनी का साथ देने से मना कर देता है। इसी के बीच एक दिन आशालता को विनोदिनी के बक्से में कुछ खोजते हुए महेंद्र के लिखी हुई चिट्ठियां मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद आशालता के आंखों के सामने का पर्दा हट जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि कैसे विनोदिनी ने आज तक उसे धोखे में रखा। जिसके बाद आशालता दुख और पीड़ा के अंदर राजलक्ष्मी को सब कुछ बता के अपने बुआ के साथ काशी चली जाती है। वही दूसरी तरफ राजलक्ष्मी के तानों से विनोदिनी का महेंद्र के साथ रहना भी दुश्वार हो जाता है। विनोदिनी को सिर्फ सम्मान चाहिए था, किसी का लांछन नहीं, जो देने में महेंद्र असमर्थ था। इसीलिए एक दिन गाड़ी को बुलाया जाता है और विनोदिनी इस घर को छोड़ के चली जाती है। जिसके बाद विनोदिनी बिहारी बाबू के पास जाती है और उसे अपनाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। बिहारी बाबू विनोदिनी को अपनाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे फिर से महेंद्र का झूठन नहीं चाहिए था और यहाँ पर से भी विनोदिनी को निराशा मिलती है। जिसके बाद विनोदिनी अपने किस्मत से हार के अपने गाँव के घर में वापस चली जाती है। घर में पहुंचने के बाद विनोदिनी को अपने कर्मों का एहसास होता है, इसीलिए वो कई बार खुद को खत्म करने की भी सोचती है। लेकिन इसी के बीच एक दिन महेंद्र उसके पास आके खड़ा हो जाता है और महेंद्र कहता है वो सब कुछ छोड़ के उसके पास चला आया है। लेकिन विनोदिनी को अब इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा बिहारी बाबू को ही पसंद करती थी। महेंद्र तो सिर्फ समाज में सम्मान पाने का उसका एक जरिया था। महेंद्र तो कभी भी उसके दिल में नहीं था और अपने बीबी के ठुकराने के बाद महेंद्र चुपके से उसके पास लौट आया है, जिसे सुनने के बाद पहली बार महेंद्र को बिहारी बाबू से हारने का एहसास होता है। जिसके बाद विनोदिनी महेंद्र को काशी जाने के लिए कहती है, ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। आशालता को उसके महेंद्र से मिलवा के काशी पहुंचने के बाद एक दिन उसे आशालता दिख जाती है, जो अब माँ बनने वाली थी। जिसे देखने के बाद विनोदिनी को अपने नसीब के ऊपर बहुत ही तरस आता है, क्योंकि वो कभी भी माँ बन नहीं पाई। समाज और रिश्तों ने उसे सिर्फ ठुकराया है। नेक्स्ट सीन में हम बिहारी बाबू को काशी में देख पाते हैं, क्योंकि राजलक्ष्मी की मौत हो गई थी और एक खबर वो महेंद्र को देने के लिए आए थे। जिसे सुनने के बाद महेंद्र और आशालता कलकत्ता वापस चले जाते हैं। जिसके बाद बिहारी बाबू विनोदिनी को अपनाने की बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था महेंद्र और विनोदिनी के बीच अब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे जब बिहारी बाबू विनोदिनी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था। विनोदिनी किसी हवा के झोंके की तरह जा चुकी थी और कमरे के अंदर सिर्फ उसकी खुशबू रह गई थी। इसके कुछ दिनों बाद आशालता को विनोदिनी की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है, जहाँ पर विनोदिनी ने आशालता से माफी मांगी थी और कहती है हम दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों को ही सम्मान और एक परिवार चाहिए था, जो आशालता को तो मिला लेकिन विनोदिनी इससे वंचित रही और इसीलिए उसके मन में इसको पाने के लिए लालसा जागी, जिसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि आखिर में उसके आंखों में सिर्फ सुनापन और आंसू ही रह गए। इसीलिए अगर हो सके तो उसे माफ कर दे। जिसके बाद बिहारी बाबू विनोदिनी को खोजने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन विनोदिनी अब खो चुकी थी और उसे पाना अब मुश्किल था और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था रविंद्रनाथ के विनोदिनी की पूरी कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च और टाइम लगता है, जिसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं।